टी नगर जो चेन्नई का मुख्य बाजार, उसमें हिंदी प्रचार सभा की जो ऑफिस है, हिंदी प्रचार सभा देखने लायक। और आज की तारीख में वो यूनिवर्सिटी वहाँ से एक सर्टेन कोर्सेज करने के बाद वो BEd काउंट होती है, और वहाँ पर एक छोटा कोर्स करने के बाद हिंदी ऑफिसर की सुविधा है। लेकिन जो हिंदी नहीं जानते हैं और जो इतिहास की बात अगर हम करें तो जिन लोगों ने कंधे पर उतारी और गांव-गांव में हिंदी पढ़ाई, दक्षिण के उन लोगों के दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोगों को लगता है कि हम हिंदी नहीं, हम हिंदी जानते हैं। आज़ादी के पहले हिंदी निश्चित रूप से, जिसको हिंदवी कहते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व आज की तारीख में हिंदी प्रचार सभा की ओर से सर करते हैं, वहाँ पर चीज़ें किस तरीके से आई वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिहार हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष भी हैं, मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन, और साहित्य सम्मेलन के साथ में मुझे दो चीज़ें हमेशा याद आती हैं। एक वो आती है कि कुछ लोग कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे, अगले साल हिंदी प्रचार सभा के होते थे, और हिंदी उस समय बाकायदा आज़ादी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने की मजबूत भाषा थी, प्लेटफॉर्म था। आज संस्था आप चला रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जिन्होंने इतिहास में सारी चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं और जी रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अनिल सुलभ जी से इन बातों का थोड़ा सा मुझे मौका मिला कहने का। मैं चाहता हूँ कि ये सदीनामा प्रकाशन का स्टॉल है, सदीनामा पत्रिका है, हम चाहते हैं कि आप इसका निकट आ जाइए। सर हाथ भी हाथ लगाइए। आप जाइए। समझ पाएंगे, सुन पाएंगे कि संस्थाओं के इतिहास क्या हैं और संस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं, उनका अंडर करेंट क्या है। मैं अपने मित्र सिद्धेश्वर जी से आग्रह करता हूं कि वो इस अवसर पर कुछ बोलें। सिद्धेश्वर जी। धन्यवाद वीरासु जी। मुझे जो कुछ कहना था उसमें से बहुत अधिकांश बातें तो हमारे अध्यक्ष साहित्य सम्मेलन के हमारे मुख्य अतिथि अनिल सुलभ जी ने कहा है, और निश्चित तौर पर हिंदी के बारे में उन्होंने जो कहा है इसके लिए हम सब लोग संघर्षरत हैं काफ़ी दिनों से और कर रहे हैं, और आप भी हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से जान रहा हूँ। और सदीनामा कलकत्ता जैसे क्षेत्र जहाँ की बंगला मूल भाषा है, वहाँ से आपने हिंदी को का एक झंडा लेकर जिस जुनून के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। इसलिए भी मैं आपसे बड़ा प्रभावित रहा। और यह सदीनामा जो है ये सिर्फ साहित्यिक नहीं, सांस्कृतिक और कलात्मक दोनों से आपका रुझान रहा है। मैं देख रहा हूँ शुरू से कि कला के प्रति भी आप हमेशा कार्यशाला वगैरह क्या क्या लगाते रहते हैं। तो हिंदी साहित्य, संस्कृति और कला तीनों को लेकर आप जो एक जुनून के तहत पूरे देश में घूम रहे हैं, यह पटना पुस्तक मेला भी उसी का एक अगली कड़ी कहिए कि जहाँ हम लोग इकट्ठे हुए आज। अब आप यहाँ इसका विधिवत आपने उद्घाटन करवाया हमारे डॉक्टर अनिल सुलभ जी से, तो बड़ा ही यह अच्छा दिन है। और इस अवसर पर और अधिक क्या कहेंगे, सिर्फ इसके सिवा कि हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और यह आशा रखते हैं, आशा क्या विश्वास रखते हैं कि जिस तरह से आप लगभग 3 दशक से आप जो यह कार्य आगे से कर रहे हैं, आगे भी आप करते रहेंगे। और जैसा कि पता चला कि विदेशों में भी पुस्तक मेला को लेकर आप जाते रहे माध्यम मिलने पर, यह काम आगे आप बढ़ाते रहे, इसके लिए मौका ये कहें कि इस तरह के इस अवसर पर हम सबको सब जरूर जी। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है। यहाँ तो मैं सारव प्रकाशन अपने लेकर आया हूँ। मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का प्राध्यापक हूँ। तो सेवानिवृत्ति के बाद कैसे कुछ
सामाजिक शोधशीलता से अपने को जोड़ा रखा है। मैंने प्रकाशन स्थापित किया। अनिल जी से मेरा पहला परिचय है, नाम बहुत पहले से सुन रखा है, फेस टू फेस। अनिल जी की बात पर मैं एक दो शब्द बोलूँ। हिंदी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास तो जुड़ा ही हुआ है, संपर्क भाषा के रूप में विकसित होकर रही थी। हिंदी की जब बात चल रही थी उस समय लिपियों की भी बात थी, सही है, लिपियों की भी बात थी। करीब 600 साल तक मुगल शासन था। राजकाज की भाषा, संस्कृति की भाषा, साहित्य की भाषा फारसी थी, लिपि भी वही थी, फारसी लिपि। तो अंग्रेज जैसे ही शासन में आए, एक कलम उन्होंने चलाई कि उच्च प्रशासन में, उच्च न्यायालय में फारसी तो नहीं रहे, अंग्रेजी रहे। फारसी वहाँ से विस्थापित हो गई, लेकिन चूँकि जनता से उनको संवाद करना था, दीर्घकाल तक शासन करना था, तो शासन प्रशासन का कुछ सॉफ्ट कुछ भी होना चाहिए। उन लोगों ने तय किया कि स्थानीय प्रशासन में, स्थानीय न्यायालयों में कौन सी भाषा होगी। हिंदी इस समय कहीं नहीं, हिंदी तो आकार ले रही थी। हाँ, आकार, ये बहुत बड़ा संघर्ष नागरिक प्रचारणी सभा का, लिपियों का संघर्ष से लेके 1870 का। हाँ, ये संघर्ष रहा कि फारसी रहे, नागरी रहे या कैथी रहे। राजकाज की भाषा बिहार में कैथी थी और कैथी को लोग बिहारी लिपि भी कहते थे, अंग्रेज वगैरह में कहते थे। तो जो लिपियों का जो संघर्ष था वो हिंदी के साहित्य के संघर्ष से अलग नहीं, मेरा ये कहना सही। और आज जो जिनकी कैथी लिपि थी 1890-19 के आसपास राज्यादेश आता है कि नहीं, इसमें नागरिक प्रचारणी सभा और निरसन जैसे आपका जो था उसका भी साहित्य सम्मेलन की भूमिका की संबंध। तो नागरिक लिपि के लिए ये संघर्ष थोड़ा जोर बोलिए। तब कहीं नागरिक ज़्यादा आज स्थापित नहीं है। तो लिपियों के संघर्ष को भी भाषा के संघर्ष के साथ हम लोग जोड़ मुझे धन्यवाद। एक चीज़ इसमें जोड़, मैं अभी एशियाटिक सोसाइटी का सदस्य हूँ और भाषा के हिसाब से अगर कोई पांडुलिपि आपके पास हो और आप उसे एशियाटिक सोसाइटी को देना चाहें या एशियाटिक सोसाइटी के पास अपने जो दस्तावेज हैं बहुत सारे, उन पर अगर आपकी तरफ से कोई आदमी आके काम करना चाहे तो हम उसको कोलकाता में सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। इसलिए जो 14 सितंबर को जो निर्णय दिया गया था उसमें लिपि भी स्थान दिया गया था कि भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। ये तो पारित प्रस्ताव था, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष, आवेदन, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। 3 साल में महात्मा गांधी ने भी एक सुझाव दिया था इसको हिंदी कि उर्दू की लिपि देवनागरी हो जाए, माने उर्दू को देवनागरी में भी पढ़ी जाए तो एक लिपि में समानता हो जाएगी। तो उर्दू और हिंदी में बहुत अंतर है नहीं, ये तो सही हो गया। जैसे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में शाहमुखी बोली जाती जी है, पंजाबी लिखी जाती है, उसको शाहमुखी कहते हैं। तो उनसे कुछ करा दूँ, इंजीनियर अशोक कुमार जी हैं, अशोक कवि भी हैं और साहित्य सम्मेलन भी और पुस्तकालय मंत्री भी। तो चाहिए हमारी यूट्यूब सदीनामा प्रकाशन के स्टॉल का उद्घाटन किया है अनिल सुलभ जी ने। और वे बिहार में मैं इनके कार्यालय में गया तो बिहार की जितनी भी मूर्तियाँ थी सभी के नीचे में इनकी कुर्सी है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिहार की पहचान इस तरीके से देश के दूसरे हिस्सों में होनी चाहिए। इस अवसर पर सबसे पहले इस पुस्तक महोत्सव में सदीनामा के इस खंड का स्थल का लोकार्पण करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सबको बधाई देता हूँ, जितेंद्र जी, दानशी जी और आपके समूह के सभी सदस्यों को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए गौरव का क्षण है, आपने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए आभारी हूँ। और अभी
आप सबने अपने विशिष्ट रूप से जो स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी के योगदान के संदर्भ में चर्चा की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी अपनी अनुभूति है, अपना अध्ययन भी है कि भारत की स्वतंत्रता का संग्राम और हिंदी का आंदोलन लगभग समानांतर आरंभ हुआ। और वो इसलिए हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश भर के जो हमारे स्मरणीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने ये अनुभव किया कि पूरे भारतवर्ष में संपर्क की एक भाषा के अभाव में पूरे देश में कहाँ क्या हो रहा है, इससे लोग अवगत नहीं हो पाए। स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में आपस में संवाद नहीं हो रहे, कहाँ क्या कुछ किया जा रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, इससे अनवगत रहने के कारण और एक संवाद नहीं हो पाने के कारण एक सामूहिक एकता सुदृढ़ नहीं हो पा रही। अब उत्तर में क्या हो रहा है वो दक्षिण के लोग नहीं समझ रहे, उत्तर पूर्व के लोग नहीं समझ रहे, दक्षिण में क्या हो रहा है उत्तर के लोग नहीं समझ रहे, पूरब की बातें पश्चिम नहीं, पश्चिम की बात पूर्व तक नहीं पहुँच रही। तो उन दिनों समस्त भारतवर्ष की, अखंडित भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सम्मिलित है, स्वतंत्रता सेनानियों ने ये निश्चय किया कि पहले हम कोई एक संपर्क भाषा विकसित करें, और जो संपर्क भाषा विकसित करेंगे तभी यह देश एक सूत्र में बंधेगा और स्वतंत्रता के पक्ष में एक स्वर उभरेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध एक स्वर में लोग अपनी बात कहेंगे। तो बहुत मंथन हुआ है, इस बात को लोग भूल गए स्वतंत्रता के पश्चात। लेकिन सत्य यह है कि उन दिनों इस विषय पर, इस बिंदु पर अखंडित भारतवर्ष में गहन विमर्श हुआ, और उन विमर्शों के, कई खंडों में किए गए विमर्शों के परिणाम स्वरूप यह बात सामने आई कि हिंदी वह भाषा हो सकती है जिससे पूरा देश जुड़ सकता है। और एक बड़ी पट्टी में, भारतवर्ष के एक बड़े भूभाग में हिंदी बोली जाती है, या हिंदी से मिलती जुलती भाषाएं, लोक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनका विकास करके और जिनका प्रचार प्रसार करके हम पूरे देश को जोड़ सकते हैं। इसी क्रम में 1910 में अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ इलाहाबाद में, और मदन मोहन मालवीय जी, उसके एक साल पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जी हाँ, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ही पहला अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। इसके प्रधानमंत्री थे टंडन जी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और उसी सम्मेलन में, जिस सम्मेलन में भारतवर्ष के हर क्षेत्र के, हर प्रदेश के ही नहीं, हर प्रमुख शहरों के और सभी जो जागरूक बुद्धिजीवी थे, सब जुटे थे, जुड़े थे, जमा हुए थे, यह निर्णय हुआ यह सम्मेलन एक संस्था के रूप में काम करे और इसका यही नाम रख दिया जाए, और प्रतिवर्ष इसके विविध प्रदेशों में इसका अधिवेशन हो और हिंदी का प्रचार प्रसार। तो सारे लोग इससे जुड़े। दक्षिण भारत के अहिंदी भाषी अनेक बड़े नेता जिन्होंने हिंदी सीखी और हिंदी में की सेवा की, खूब लिखा और हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी बता दिया। आप बताना चाहूँगा कि यूँ तो दूसरा अधिवेशन बिहार में ही हुआ, डाल्टेनगंज में, तो बिहार झारखंड एक था।
किंतु उस समय प्रांतीय सम्मेलन की स्थापना नहीं हुई। लेकिन 1910 में जब 10वां अधिवेशन बिहार में पटना में आयोजित हुआ था, और वह हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आग्रह पर। 9वां अधिवेशन पुणे में हुआ था, वहीं राजेंद्र बाबू ने आग्रह किया कि अगला अधिवेशन बिहार में करें। तो 10वां अधिवेशन हुआ 1910 में, और उसी के पहले उसकी पूर्व संध्या पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन किया था। तो आज 106 वर्ष की यह संस्था हो चुकी है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आग्रह पर। 9वां अधिवेशन पुणे में हुआ था, वहीं राजेंद्र बाबू ने आग्रह किया कि अगला अधिवेशन बिहार में करें। तो 10वां अधिवेशन हुआ 1910 में, और उसी के पहले उसकी पूर्व संध्या पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन किया था। तो आज 106 वर्ष की यह संस्था हो चुकी है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जितना काम किया हिंदी के प्रचार प्रसार में, उससे कम योगदान बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का। और बाद में जब अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन निश्चित कारणों से प्रकार से कई वर्षों तक बंद रह गया, तो उस दौरान बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने ही हिंदी के आंदोलन का नेतृत्व किया। और हिंदी के प्रचारक के रूप में स्वयं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू गंगाशरण सिंह, और प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु, वीरचंद पटेल, ये सब लोग बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के नियुक्त हिंदी प्रचारक थे, जो जा करके विभिन्न प्रदेशों में दक्षिण भारत में प्रचार करते। गंगा बाबू और राजेंद्र बाबू दोनों साथ में तो बहुत समय दक्षिण भारत में बिताए। तो स्वतंत्रता का आंदोलन भी साथ साथ चला और हिंदी का आंदोलन चला। ये लंबी कथा है, अभी इसको हम यही संपन्न करना चाहेंगे। इतना ही कह करके कि हिंदी के लिए भाषा और साहित्य दोनों इसी क्षेत्रों में जो कार्य स्वतंत्रता के पूर्व इस देश में किए, देश के नेताओं ने किए, संपूर्ण भारतवर्ष के नेताओं ने किए, वह काम स्वतंत्रता के पश्चात शिथिल पड़ गया। इसके कारण आज भी हिंदी की भारत सरकार की राजभाषा घोषित होकर के भी नहीं हो पाई है, औपचारिक रूप से कहना चाहिए। जो भले हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं उसके स्मृति में, लेकिन हम उस निर्णय का उत्सव मनाते हैं जिस निर्णय का आज तक कार्यान्वयन नहीं हुआ। तो यह खेद और का विषय है, पीड़ा का विषय है। इसलिए मैंने बल्कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में अपनी स्थापना के 100 वर्ष में 100वें वर्ष में जो बहुत सारे उत्सव किए, पूरे भारतवर्ष के साहित्यकारों को, हिंदी सेवियों को जोड़ा, कई बड़े उत्सव किए, विदुषियों का 100 विदुषियों का सम्मान किया एक मंच के एक साथ में, शताब्दी सम्मान दे करके, जो एक ऐतिहासिक सम्मान है जो फिर दोबारा 100 वर्ष के बाद होगा। उसी तरह से 100 विद्वानों का सम्मान किया शताब्दी सम्मान से, 100 युवा साहित्यकारों जिसमें 49 युवक और 91 युवतियाँ पूरे देश से लेकर हर प्रांत से लेकर वो सम्मान हम लोगों ने किया। और उसी वर्ष हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि हिंदी जो वास्तव में इस देश को जोड़ सकने वाली भाषा है, उसमें सामर्थ्य है, और बिना किसी विलंब किए देश की एक राष्ट्रभाषा घोषित करें जो हिंदी हो। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा घोषित हो जाएगी तो हिंदी के सामने जितनी समस्याएं हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। पूरे भारतवर्ष में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के काज भी स्वतः हिंदी में होने लगेंगे। यह भ्रांति भी दूर हो जाएगी जो भ्रम फैलाया जाता है पूरे देश में
कि हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बना देने से भारतवर्ष की दूसरी भाषाओं पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये एक मेरा फैलाया हुआ, षड्यंत्रपूर्वक फैलाया हुआ भ्रम है, जो और कभी भी किसी कारण से भी किसी भी दूसरी भाषा का भारत में कोई अहित नहीं होगा हिंदी की राष्ट्रभाषा बनाने से। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मैं डॉक्टर अनिल सुगम हूँ, अध्यक्ष बिहार हिंदी संघ। धन्यवाद सर।